नमस्कार, वैदिक ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे पंचम भाव को, पंचमेश को, कैसे पंचमेश आपके आपके जीवन के स्तर को बहुत बेटर बना सकता है, उसको बहुत स्मूथ कर सकता है। अगर पंचम भाव का स्वामी जो है वो किसी अच्छे भाव के अंदर बैठा हो, उस भाव के रिगार्डिंग आपने कुछ थोड़ा सा अपने जीवन के अंदर कर लिया। कॉज फिफ्थ हाउस का स्वामी क्या इंगित करता है? फिफ्थ हाउस का स्वामी दिशाओं को इंगित करता है कि किस दिशा से भाग्य उदय हो सकता है, किस दिशा की तरफ आपको आपको प्रयत्न ज़्यादा करने चाहिए। यही पंचमेश जो है वो आपके रिलेशंस को भी दिखाता है। वैदिक ज्योतिष में महर्षि पाराशर कहते हैं कि फिफ्थ हाउस जो है वो क्या इंगित करता है? आपके इमोशनल बैलेंस को इंगित करता है। वो क्या होता है कि त्रिकोण जो है वो ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं, वो भाग्य को इंडिकेट करते हैं। और त्रिकोण कैसे बनता है? लगन का पंचम भाव और पंचम भाव का नवम भाव से संबंध। तो लगन का पंचम का और पंचम से नवम का। पंचम क्या है? आधारशिला है। पंचम को आप अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो आप त्रिकोण को उल्टा नहीं बना सकते। आप फर्स्ट हाउस और नाइन्थ हाउस का कनेक्ट कर ही नहीं सकते। आपको क्या करना होगा? फर्स्ट और फिफ्थ का कनेक्ट। वैदिक ज्योतिष एक साइकिल में चलते हैं। अगर फिफ्थ हाउस का स्वामी सेवंथ हाउस में बैठा है तो होना तो ये चाहिए कि सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, ग्रोथ ही ग्रोथ मिलनी चाहिए। बट हुआ इसका उल्टा कि उसको चैलेंजेस मैरिज के बाद आ गए। इसका जो कारण है उसकी भी हम तलाश करेंगे इसी सेशन के अंदर। वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव को क्या कहा गया है? पंचम भाव को कहा गया है आपकी बुद्धि का भाव। यहाँ से जातक की बुद्धि का जन्म होता है। यहाँ से जातक डिसीजंस अपने अनुसार लेने की कोशिश करता है। यहाँ से जातक डिप्लोमेसी के बारे में समझता है। यहाँ से जातक बाहरी आवरण, बाहरी वातावरण के बारे में समझता है। कॉज पंचम भाव से जो पहला भाव है जो उससे शुरुआत में आता है वो है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव आपकी मदर का भाव है, आपकी फैमिली का भाव है। तो अब आप फैमिली से दूर आ चुके हैं, अब आप अपने अनुसार ही अपने जीवन के डिसीजंस को लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिफ्थ हाउस की मूल आधारशिला है कि जातक स्वयं के अनुसार अपने डिसीजंस को लेने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये फिफ्थ हाउस जो है वो प्रेम संबंधों को दिखाता है, जिसमें आप स्वयं के अनुसार डिसीजंस को लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिस भी हाउस के अंदर बैठ जाते हैं, जिस भी हाउस के अंदर ये बैठे हुए होते हैं, फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है वो जिस भी हाउस के अंदर जाके अपना स्थान लगा देता है, उस भाव की सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको आपके जीवन के अंदर मिलता हुआ दिखाई देता है। उस भाव से कुछ ना कुछ कार्मिक संबंध आपके बन जाते हैं। फिफ्थ हाउस जो है वो कर्मास को दिखाता है। ये पास्ट लाइफ को भी इंगित करता है, पास्ट लाइफ के कर्मास को दिखाता है। इस भाव से इंट्यूशन पावर्स जन्म लेते हैं। इंट्यूशंस, पहले से ही समझ लेने की शक्ति, पहले से ही सोच विचार कर लेने की क्षमता। और यही जो भाव है ये पितृदोषों के लिए भी माना जाता है कि फिफ्थ हाउस के अंदर राहु बैठ गया या फिर शनि आके बैठ गया, पितृदोष को लगाने की कोशिश करता है। ऐसे जातक जो होते हैं फैमिली में इकलौती संतान भी हो सकते हैं, या इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जो स्टिल इन्हें हॉन्ट कर रहा है। तो फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट भाव है वैदिक ज्योतिष का। इस सेशन में हम हमारे दायरे को रखेंगे रिलेशंस के ऊपर, हम हमारे दायरे को रखेंगे कि किसके साथ आपका कार्मिक संबंध है। तो ये हम सीरीज़ के अनुसार, सीरीज़ के माध्यम से हर सेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं। हर भाव को हम सीरीज़ के माध्यम से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस फर्स्ट सीरीज़ के फर्स्ट सेशन के अंदर हम समझेंगे क्या है कार्मिक डायमेंशन और क्या है ये रिलेशंस के डायमेंशन फिफ्थ हाउस से। तो पंचमेश जिस भी भाव के अंदर बैठता है, मैंने आपको बता दिया, उस भाव से आपका कार्मिक संबंध होता है, एक अच्छा कार्मिक संबंध होता है। इस भाव के बारे में आपको इस जीवन में सबसे ज़्यादा सीखना है और ये भाव आपकी मूल शक्ति, मूल ऊर्जा को दिखाता है। पंचमेश जब भी लगन के अंदर आगे बैठ जाता है, फिफ्थ हाउस का स्वामी लगन के अंदर जब भी बैठता है, फर्स्ट हाउस में जब भी बैठता है, ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? ये प्रायोरिटी देते हैं स्वयं को, अपने आप को। ये अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं कि मैं प्रायोरिटी हूँ, मैं मेरी प्रायोरिटी हूँ, मैं जो भी काम करूँगा अपने लिए करने की कोशिश करूँगा। ऐसे जातकों के जीवन में पूरी संभावनाएं होती हैं कि ये रिलेशंस की तरफ एक बार अपने जीवन में जरूर जाएंगे, ये रिलेशंस की तरफ जीवन में जरूर जाएंगे। एज फिफ्थ हाउस का स्वामी उसी त्रिकोण के अंदर चला गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था वैदिक ज्योतिष में एक त्रिकोण की पावर होती है, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ। फिफ्थ हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है, उसने उस त्रिकोण को बना दिया है। पास्ट लाइफ के पार्टनर से आप इस जीवन के अंदर डेफिनेटली मिलेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को रोका नहीं जा सकता। और अर्ली एजेस के अंदर ही, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर ही, या फिर सोशल सेरेमनीज़ को आपको ये अटेंड करने जाता है। बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो अच्छा भाव है। देखिए फिफ्थ हाउस है तो इसलिए अच्छा भाव है। अगर ये छठा भाव होता तो कहा जाता कि कोई हॉस्पिटल्स के अंदर या कोई समस्या आपको आ गई है, जब आपका स्पाउस मिल सकता है या पार्टनर की तरफ आप जा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अच्छा भाव है, एजुकेशन के ऊपर प्रभाव रखता है। तो एजुकेशन को जब आप लेने जाएंगे, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जब आप ज्वाइन करेंगे, बीट स्टूडेंट फॉर्म में और टीचर फॉर्म में, तो आपका आपके स्पाउस के साथ संबंध बन सकता है। इसी के साथ साथ जो वेलफेयर के वर्क्स होते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी तरफ भी आपको रहना चाहिए। वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट को स्थापित करने में। कॉज ये फिफ्थ हाउस का स्वामी है, लगन के अंदर बैठा हुआ है। ऐसे जातक जो है बर्थ से एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ये जन्मजात एस्ट्रोलॉजर और जन्मजात टैरो रीडर, प्रिडिक्शन करने वाले। तो इनके अंदर वो प्रिडिक्शन साइंसेस की एबिलिटीज़ तो ठूस के भरी हुई होती है। एंड ये जो जातक होता है, ये आप ये समझिए कि हमेशा अपने आप को कि हर इक्वेशन में प्रायोरिटी पे रखते हैं। अगर किसी ने इनको इक्वेशन के अंदर प्रायोरिटी पे नहीं रखा तो ये उस इक्वेशन के अंदर बैठे नहीं रह सकते, ये उस इक्वेशन को एंजॉय नहीं करने वाले हैं जिस इक्वेशन के अंदर इन्हें प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता। तो इनकी क्या इच्छा होती है कि मुझे मतलब टॉप नॉच प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी नहीं मैं नहीं। ऐसी संभावनाएं बहुत होती हैं जब इन दोनों के मध्य कोई भी संबंध
बनता है इस केस में। फिफ्थ हाउस, फर्स्ट हाउस का संबंध जो है वो पितृदोषों को क्या दिखा सकता है? जी हाँ, ये दिखा सकता है पितृदोषों को। एज फर्स्ट हाउस सूर्य का मूल भाव है, वो वहीं पे आके बैठे हैं, तो पितरों का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होता है फैमिली के अंदर। पितरों का डोमिनेंस है मीन्स मेल मेंबर्स या तो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ये पीड़ित प्लैनेट है तो मेल मेंबर्स को बार बार समस्याएं आती रहती हैं, अननोन समस्याएं आती हैं मेल मेंबर्स को फैमिली के, बीट द अनडायग्नोज हेल्थ इशूज़, बीट द एकदम से व्यापार या बिजनेस या जॉब के अंदर कुछ भी हो जाता है, उसका पता नहीं लगता वो क्यों हुआ है। तो ये कब होता है? जब ये जो प्लैनेट है ये पीड़ित हो जाता है। तो पीड़ित प्लैनेट डिफरेंट रूप से व्यवहार करता है, बट उसका लेयर वही बनी रहती है कि पितृदोषों को वो जनरेट कर सकता है। दैन अगर ये सेकंड हाउस के अंदर हो तो फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस का संबंध बहुत शानदार संबंध है। एज फिफ्थ हाउस का स्वामी अपने से 10th हिस्से में जा चुका है, अपने से 10th हिस्से में जा चुका है, और वो हर चीज़ को कर्म के रूप में लेता है। तो ये जो जातक होते हैं ये अपनी बुद्धि को कर्म में बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ये हर चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। और ऐसे जातक आपको अभी भी देखने को मिलेंगे जो होते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे ज़्यादा लग गए, हर काम को वो अपना दायित्व मानते हैं कि ये काम करना तो मेरा दायित्व है, ये तो काम मुझे करना ही करना है, इस काम को करे बिना तो मैं नहीं रह सकता। तो ये लोग दायित्व को बहुत ज़्यादा मानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सबसे आगे होते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि फैमिली में ये एल्डर बने रहें, कि फैमिली के अंदर ये एल्डर बने रहें और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये हैंडल करने की कोशिश करें। इनकी हमेशा ये कोशिश होती है, अंदर से इनके अंदर से वो जिज्ञासा आती रहती है कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो मुझे उठाना है। इन जातकों के जीवन के अंदर आपको देखने को मिलेगा बुद्धि की ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फाइनेंस की तरफ इंक्लाइंट रहते हैं। तो ऐसा जातक अगर आपको सीए देखने को मिले, क्लर्क देखने को मिले, किसी बिजनेस में देखने को मिले तो अचरज की बात नहीं है, बिकॉज फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस का संबंध है। एज ये 10th में है तो मुझे लगता है जॉब इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक्चुअली जॉब इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट जॉब से बिजनेस का स्विच भी आसानी से कर सकते हैं। रिलेशंस के अंदर, कॉज ये सेशन जो है वो रिलेशनशिप का है, तो रिलेशनशिप में आप ये समझिए कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप होते हैं उसको फैमिली डोमिनेट करती है। तो रिलेशंस को फैमिली डोमिनेट करती है, अगर फैमिली की तरफ से सही बातें सही तो समय पर आ जाती हैं तभी रिलेशन आगे बढ़ता है, अदरवाइज रिलेशंस के अंदर भी वही है कि चैलेंजेस की बातें बन जाती हैं। एज फैमिली जब भी रिलेशन के इक्वेशन में आती है तो फिर वो ऐसा होता है कि अरेंज वर्सेस द डिफरेंट कल्चर डिफरेंट कास्ट, सो वहाँ पर फिर आपको चीज़ें बहुत मैनेज करती होती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि ये रिलेशंस में ना जाएं, इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये रिलेशनशिप्स की तरफ ना जाएं, और अगर जाएं तो फैमिली की प्रायर इन्फॉर्मेशन या प्रायर आपका ये प्रॉमिसरी नोट जो है फैमिली की तरफ से इनके पास होना चाहिए, जिससे ही ये उसको आगे आगे लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो इन्हें हमेशा 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 अपने साथ रखनी चाहिए कि फैमिली की तरफ से जो भी सेइंग्स है उसको ये मना नहीं कर सकते, उसके बारे में ये ना नहीं कर सकते। कार्मिक रिलेशन होगा क्या? वैसे आपका जो रिलेशन होगा वो आपकी सस्टेनेबिलिटी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। मीन्स पार्टनर हो सकता है आपको सपोर्ट कर दे, पार्टनर हो सकता है आपकी हेल्प कर दे, पार्टनर हो सकता है आपको कुछ प्रदान कर दे। अगर कोई भी पर्सन आपको कुछ हेल्प करने आएगा तो उस पर्सन के साथ आपका संबंध बन सकता है। एज सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं आप रिलेशंस के अंदर, सस्टेनेबिलिटी की ये मुझे क्या प्रदान कर रहा है और क्या ये लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा। इसके अलावा कोई विशेज़ या कोई डिज़ायर ऐसे कुछ पार्टनर की तरफ नहीं होता है सैडली। दैन द थर्ड हाउस, तो फिफ्थ हाउस का स्वामी जब भी तीसरे भाव में होता है आप ये समझिए कार्मिक रिलेशंस और अपनी इच्छाओं से आने वाले रिलेशंस आपको डोमिनेट करते हैं। कार्मिक रिलेशंस और अपनी इच्छाओं से आने वाले रिलेशन, ऐसे संबंध, ऐसे प्रेम संबंध जिनके अंदर कार्मिक बातें सबसे ज़्यादा हों, और आपका जो स्पाउस होगा या आपका जो पार्टनर होगा, अभी तो हम पार्टनर कह सकते हैं बिकॉज फिफ्थ हाउस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपका जो पार्टनर होगा, जो भी रिलेशनशिप फॉर्म होगी वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ डिज़ायर होगी, उसके अंदर आउट ऑफ डिज़ायर होने की, आउट ऑफ विशेज़ होगी कि मेरी तो कोई इच्छा है, बस इच्छा पूरी करनी है मुझे। बिकॉज फिफ्थ हाउस का स्वामी देखिए अपने से 11th भी जा चुका है और वो थर्ड हाउस के अंदर जा चुका है, जो भी काम त्रिकोण का भाव है। तो ये काम का जब संबंध बनता है ना तो आदमी अपनी डिज़ायर्स के प्रति अंधा हो जाता है। वो कहता है कि मैं डिज़ायर तो पूरी करके रहूँगा, किसी भी कीमत पर मैं मेरी डिज़ायर्स के ऊपर गिव अप नहीं करने वाला हूँ इस जीवन में। तो मल्टीपल रिलेशंस, बार बार रिलेशंस का बनना, किसी भी काम की तरफ आपकी डिज़ायर हुई, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी सीखना आपकी डिज़ायर हुई, सीखते सीखते आप किसी भी बैचमेट के साथ किसी रिलेशन को फॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए माउंटेन क्लाइंब करना आपकी इच्छा हुई कि हिमालय पर्वत क्लाइंब करना है, तो वहाँ पर आपको कोई स्पाउस या आपका पार्टनर मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ें आपके जीवन के अंदर अमूमन होती रहती हैं। ये व्यवस्था बनती है जब भी फिफ्थ हाउस का स्वामी थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ हो। यहाँ पर जो अलाइनमेंट है वो आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट है, एक पॉजिटिव अलाइनमेंट है, लेकिन इसी के साथ साथ थोड़ा सा कार्मिक एंगल जो है इस अलाइनमेंट ने अपने आप को दे दिया है कि मैं कार्मिक एंगल के अंदर तो ये अलाइनमेंट आने की कोशिश कर रही है। अगर यही फोर्थ हाउस के अंदर हो तो फिफ्थ हाउस का स्वामी अपने से 12th जा रहा है, वो अपने से 12th जा रहा है, और जब भी कोई स्वामी अपने से 12th जाता है तो वो अपना नुकसान करने की चेष्टा करता है। अब ये सुनने में बहुत बुरा लगता है कि नुकसान हो रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कोई नुकसान नहीं है। बिकॉज फिफ्थ हाउस मैंने आपको बताया जिस भी भाव में बैठता है उसके साथ कार्मिक कनेक्शंस को देता है, उसके साथ आपकी प्रीवियस लाइफ मतलब पास्ट लाइफ से कोई ना कोई कार्मिक कनेक्ट है। यहाँ पर मदर के साथ कार्मिक संबंध होते हैं और ऐसे पर्सन के साथ संबंध कार्मिक होंगे जो बहुत ज़्यादा
इमोशनल हो। तो अगर आप अपने पार्टनर का चार्ट उठा के देखेंगे तो या तो आपका पार्टनर आपको चंद्रमा की दशा में मिलेगा, या फिर उसकी कैंसर राइजिंग मिलेगी, या चंद्रमा लगन में बैठा हुआ मिलेगा, सप्तम भाव में बैठा हुआ मिलेगा। कुछ ऐसा आपको आपके स्पाउस से पार्टनर में देखने को मिलेगा। कॉज इमोशनल कार्मिक रिलेशंस होते हैं, मतलब इमोशनल होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशंस होंगे इसकी आप उसको आप कहिए उसको उसकी तीव्रता को, उसकी इंटेंसिटी को आप मेज़र नहीं कर सकते। इतने स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशंस आपको आपके स्पाउस की तरफ से आते हुए मिल सकते हैं। कॉज ये 4th हाउस के अंदर है, 5th हाउस का स्वामी है, 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। क्या ये अच्छा परफॉर्म करता है? वेल डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करता है। तो क्या होता है, कई बार पार्टनर से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि लिबरेशन या आइसोलेशन डिटैचमेंट में बहुत जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आइसोलेशन, डिटैचमेंट, लिबरेशन ऐसी चीज़ें भी पार्टनर की तरफ से आते हुए देखने को मिल सकती हैं। पार्टनर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है, डिप्लोमेटिक हो सकता है, डिप्लोमेटिक डेफिनेटली होगा, और प्लस या माइनस, बट आपके इमोशनल बैलेंस को वो कंट्रोल करेगा। मतलब आप ये समझिए आपकी हैप्पीनेस की जो चाबी है, हैप्पीनेस की जो की है, वो आपके स्पाउस या आपके पार्टनर के पास है। एंड इन बातों में कहा जाता है कि एक बार अगर आप किसी रिलेशन में आ गए, फिर आप ये समझिए कि वो जो छाप है ना, वो जो उसकी जो इमेज है, वो जीवन से नहीं जाने वाली है। तो इमोशंस रिलेशंस के अंदर आगे उसकी इमेज जीवन से ना जाए, उसका जो संबंध होता है वो क्या होता है, 5th हाउस का स्वामी अपने से 12th चला जाए, मतलब वो 4th हाउस के अंदर चला जाए। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मदर के साथ संबंधों को बेटर बनाना चाहिए, और मदर की प्रायर परमिशन होनी चाहिए। ऐसे केसेस में होता है कि सब चीज़ें बस फाइनल स्टेज पे हैं, बट मदर की तरफ से कुछ ऐसा आया, मदर ने सपोर्ट नहीं करा, या कुछ इमोशनल कोई ऐसी बात आई जिसने चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया, तो उसका आपको ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अगर हम कहें 5th हाउस के अंदर ही 5th हाउस का स्वामी बैठा हो, तो देखिए ये दी बेस्ट अलाइनमेंट आप कह सकते हैं। बिकॉज उस भाव के स्वामी ने अपना घर नहीं छोड़ा है, वो वहीं पे बैठा हुआ है। 5th हाउस को, जैसे मैंने आपको बताया, महर्षि पराशर ने BPHS में कहा है कि 5th हाउस जो है इमोशंस के साथ साथ प्रेम संबंधों को भी दिखाते हैं। तो 5th हाउस का स्वामी जब इतना स्ट्रॉन्ग डेजिग्नेशन में हो, जो प्लानट अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, वो प्लानट बहुत मजबूत प्लानट होता है, वो अपने घर की हर बात को जानता है। तो ऐसे पर्सन क्या होता है, ये रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो सकते हैं, ये इमोशनल एक्सपर्ट हो सकते हैं। मतलब ये दूसरे के इमोशंस को अपने अनुसार ट्विक कर सकते हैं, उसको उसके अंदर अपने अनुसार कुछ प्लस माइनस चेंजेस को ला सकते हैं, उसके इमोशंस को ये कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डोमिनेंट पर्सन होता है। मतलब अगर आपका 5th हाउस का स्वामी 5th हाउस में है, तो आप डेफिनेटली एक इमोशनली डोमिनेंट पर्सन है, और आप अपने अनुसार चीज़ों को आप या डाउन कर सकते हैं। मतलब आपका जो डोमिनेंस है वो रिलेशनशिप के अंदर डेफिनेटली फेल्ट होगा। एंड आफ्टर मीटिंग द पार्टनर, लाइफ के अंदर मैक्सिमम चेंजेस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिलेशन फ्रेम होने के बाद या पार्टनर को मिलने के बाद छोटे मोटे चेंजेस आते हैं ना, पूरी लाइफ के अंदर सबसे बड़े चेंजेस आपको कब आते हुए दिखाई देंगे, आफ्टर मीटिंग द स्पाउस ऑफ द पार्टनर, एज 5th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही आप उस तरफ जाते हैं तो 5th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो हाउस एक्टिवेट होता है, वो क्या करता है कि उस हाउस से संबंधित कुछ ना कुछ आपके जीवन में बहुत मजबूत होने लगता है। यहाँ पर वो प्लैनेट अपने घर को नहीं छोड़ रहा है, और वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि जो प्लैनेट आपको अपने घर को ना छोड़े, आपको उसके अनुसार अपनी कुंडली को देखना चाहिए, और वो बहुत मजबूत प्लैनेट है। आप उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ को नहीं जान पाते। कोई कमज़ोर भी इंसान है, बट अगर अपने घर के अंदर है तो वो घर को पूरी अच्छी तरह से जानता है, वो दुर्ग के अंदर बैठा हुआ है। तो ऐसा जो स्पाउस या जो पार्टनर आपको मिलेगा, स्पाउस आफ्टर द मैरिज है, और यहाँ पर मैरिज होने के चांसेस रहते हैं कि रिलेशन जो है वो मैरिज में टर्न हो जाए, उसके सामान्य चांसेस यहाँ बनते हैं। आगे वो नवमांश में फ्रेम होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए आप एक बार नवमांश की सीरीज़ को भी देखिएगा, एंड 7th हाउस की सीरीज़ को भी देखिएगा, तो वो आपको बताएगा कि क्या वो फ्रेम होंगे या नहीं होंगे आगे। बट यहाँ पर मिलने के चांसेस रहते हैं। एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, मीन्स अर्ली एजेस के अंदर ही आपको आपका पार्टनर जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे जाएगा। एंड मुझे लगता है कि 7th हाउस अगर 5th हाउस से किसी भी तरह से कनेक्ट हो गया, तो फिर वो दी बेस्ट अलाइनमेंट बन जाती है। अदरवाइज पार्टनर के थ्रू ही मल्टीपल रिलेशंस भी रह सकते हैं, और पार्टनर के थ्रू ही आपको काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगे, कि पार्टनर के थ्रू ही, पार्टनर के कारण ही कई सारी अचीवमेंट्स आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं। मतलब पार्टनर आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ये व्यवस्था बन सकती है। अगर ये 6th हाउस के अंदर हो, तो 5th हाउस का स्वामी अपने से सेकंड तो गया, अपने से सेकंड जो भी प्लैनेट जाता है वो उस हाउस की इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है, उस हाउस को और मजबूत करने की कोशिश करता है। बिकॉज द्वितीय भाव को सस्टेनमेंट का भाव कहते हैं, कि ये आपको सस्टेनमेंट देता है। जैसे इंसान को खाना चाहिए, प्लैनेट को उससे सेकंड हाउस जो है वो उसको ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्लैनेट तो पावरफुल हो रहा है, ये बात डेफिनेटली है, बट 6th हाउस कार्मिक भाव है। तो 5th हाउस का स्वामी 6th हाउस में रेडी हो जाइए एक प्रारब्ध कार्मिक कनेक्शन के लिए। आप तलाश करें या ना करें, कोई ना कोई कार्मिक पर्सन जीवन के अंदर आएगा, कार्मिक लेसन्स को देने के लिए आएगा। तो ऐसे पर्सन जो है वो डिफरेंट कास्ट कल्चर की तरफ, या फिर आप कहिए कि जो होता है ना कि इन द मैरिज है बट किसी और रिलेशन की तरफ है, तो वो भी संभावनाएं यहाँ पे बन सकती हैं। बिकॉज कार्मिक लेसन्स हल्के फुल्के कार्मिक लेसन्स नहीं होते, अच्छे खासे कार्मिक लेसन्स होते हैं। तो वहाँ पर संभावनाएं क्या बनती हैं कि आपको टेस्ट किया जाएगा, आपकी लॉयल्टी को टेस्ट किया जाएगा, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा, आपके इमोशंस को टेस्ट किया जाएगा, आप कितने किसी पर्सन के प्रति डेडिकेटेड हैं, इसको टेस्ट किया जाएगा। तो बार बार ऐसे सर्कल्स बनाती है डेस्टिनी, जिनसे वो टेस्टिंग होने लगती है। पर्सन क्या सोचता है, ये मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि कोई है जो ऊपर है, आप
आपका टेस्ट वो ले रहा है बार बार। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा सॉलिड आपको देखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे। इनकी विल पावर बहुत मजबूत होती है, ये किसी भी काम को एक बार करने की ठान लेते हैं उसे करके रहते हैं। बट उसके साथ साथ ये चीज़ें भी इनके साथ होती हैं कि इनको वो टेस्टिंग जो है इनकी वो चलती रहती है। वो कार्मिक चैलेंजेस कुछ लोग कह सकते हैं, कुछ लोग उसे टेस्टिंग कहते हैं। मैं मानता हूँ ये टेस्टिंग ज़्यादा है, कार्मिक चैलेंजेस ये नहीं है। एज प्लानट अपने से सेकंड गया है, उसने कुछ अपने आप को देने की कोशिश करी है एट द एंड। तो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई पर्सन आपको मिलेगा, उसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करा है या आपने उसे पास्ट में डोमिनेट बहुत ज़्यादा करा है। तो वो जो पावर स्ट्रगल है वो इस जीवन में भी देखने को मिलेगी कि अब भी वो आपको डोमिनेट करेगा या आप उसे डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जॉब की तरफ वैसे रहने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। फॉलो कीजिएगा इस सीरीज़ को, एज अगला सेशन जो होगा वो जॉब से रिलेटेड होगा, तो सीरीज़ को आप फॉलो करके रखिए। अगर ये 7th हाउस में है, देखिए पंचमेश अगर 7th हाउस में है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, मैरिज जो होगी, रिलेशन मैरिज में टर्न आउट हो सकता है। देन द सेकंड पॉइंट क्या बनता है, पार्टनर का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा आपकी मैरिज के ऊपर। मतलब एक होती है हल्की फुल्की मैरिज की, ठीक है, एक मैरिज की तरह, बट यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंस फील होता है। मतलब वो जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो आपको फील होंगी। देन द थर्ड थिंग इज़ कि 5th हाउस का स्वामी 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अब मैं आपको एक अलग बात बताता हूँ कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से योग बनता है, अष्टम से अष्टम फॉर्मेशन। तो प्लैनेट क्या वो कर रहा है, अपने अष्टम से अष्टम जा रहा है, वो 8th से 8th जा रहा है। ऐसा जो प्लैनेट होता है अपने हाउस को वो डैमेज करता है, अपने हाउस को डैमेज करता है। और 5th हाउस का स्वामी 7th हाउस में जिस भी चार्ट में आप देखें, कह सकते हैं कि फर्स्ट रिलेशन जो है आपका या तो ब्रेक हुआ है या उसके अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं, एकदम से वो ब्रेक हुआ है। मतलब बहुत इंटेंस, बट वो ब्रेक हुआ है या एकदम से उसके अंदर ऐसे चैलेंजेस आए हैं जिनसे आप अब तक डील नहीं कर पा रहे, मतलब वो आपको अब तक हॉन्ट कर रहे हैं। तो ये बात आप सीधे कह सकते हैं। एजुकेशन में ब्रेक आए, ये बात कही जा सकती है। रिलेशन मैरिज में टर्न होगा, इस बात को कहा जा सकता है। मल्टीपल रिलेशंस होंगे, इस बात को कहा जा सकता है। पर्सन जो होगा आउट ऑफ डिज़ायर होगा। तो ऐसे पर्सन अरेंज मैरिज की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए जो आउट ऑफ डिज़ायर हो, कि मेरी इच्छा से आए, मेरी इच्छा मतलब मेरी डिज़ायर, मेरी विशेज़ को काउंट किया जाए। अगर उनको काउंट नहीं किया जाएगा तो मुझे वो पर्सन नहीं चाहिए। तो ऐसा पर्सन हो सकता है, उसकी ऐसी अभिलाषाएं हो सकती हैं, ऐसी संभावनाएं जो हैं वो मैरिज के अंदर, रिलेशंस के अंदर जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। तो उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कहें ये अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ हो, तो अष्टम भाव क्या है, देखिए अष्टम भाव जो है वो गुप्त भाव है। इस भाव के अंदर कोई भी प्लैनेट जो आता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुप्त अंधेरे में रहता है। वो ऐसा भाव है जो अंधेरे का भाव है, तो उसमें कौन कहाँ छुप के बैठ जाए आपको पता नहीं पड़ेगा। 5th हाउस का स्वामी क्या पावर को रखता है, वो डिप्लोमेसी की पावर को रखता है, बुद्धि की पावर को रखता है। जब भी वो अष्टम भाव में आके बैठता है, पर्सन क्या करता है, अपनी बुद्धि का यूज़ करता है। जैसे वो पजल को सॉल्व करते हैं, जब बुद्धि लगाते हैं ना कि ये पीस यहाँ, वो पीस वहाँ, तो ऐसा ही है, अंधेरे कमरे में वो कोशिश कर रहा है अपनी बुद्धि से सारी चीज़ों को समझने की। ऐसे पर्सन्स जीवन भर कोशिश करते हैं, क्या मेरे साथ हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ, एकदम से क्यों ऐसा हुआ, इन चीज़ों को समझने की। तो रिलेशंस में ब्रेक की ये संभावनाओं को देता है। रिलेशंस भी आउट ऑफ ब्लू होते हैं, ऐसे होंगे कहाँ से आए, कहाँ चले गए, पता नहीं लगा, और पूरा लाइफ इनकी समझने में निकल जाती है क्यों ऐसा हुआ। मतलब वो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो गया, ठीक है, बट हुआ क्यों। इनका क्वेश्चन ये नहीं होता कि हो गया तो ठीक है, ये मान लेते हैं, बट हुआ क्यों, ये इनका मेन क्वेश्चन होता है, वाई दैट हैपेंड सो सडनली। सो ये उनका क्वेश्चन जो है वो मेनली बन जाता है। कॉज ये 8th हाउस के अंदर है, मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप इनका मेन क्वेश्चन होता है। एजुकेशन में ये PhD रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। क्या अरेंज मैरिज और डिफरेंट कास्ट कल्चर, इसमें कोई विरोध होता है, डेफिनेटली होता है। कॉज 8th हाउस को वैदिक ज्योतिष में स्कॉर्पियो राशि डोमिनेट करती है। ये इमोशनल आपका ये इमोशनल क्लिनजिंग का या फिर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। जो प्लैनेट इसके अंदर बैठ के आके उसके साथ इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं, तो ये चीज़ इनको डोमिनेट करती है। अरेंज वर्सेज द डिफरेंट कास्ट डिफरेंट कल्चर, ये इनको डोमिनेट करता रहता है। और इस जीवन में अगर ये अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ करें, अपनी बुद्धि का यूज़ करें, तो ये बेटर पोजीशन पे आ सकते हैं। देखिए 2 भाव हैं, डिफरेंट भाव हैं। 5th हाउस का स्वामी 6th हाउस में गया है, 7th हाउस का स्वामी 8th हाउस के अंदर गया है। इन दोनों में डिफरेंस आप देखते हैं क्या है। 5th हाउस का 6th हाउस में गया है तो उसके अंदर डिमोशन हुआ है, कुछ ना कुछ कमी आई है। 8th हाउस का भाव स्वामी है, 9th में जा रहा है, तो उसके अंदर प्रमोशन हो रहा है। तो अगर ये अपने कर्मास के ऊपर वर्क कर लें, अपनी चीज़ों को समझ जाएं, तो ये डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर अपनी लाइफ को अपने अनुसार चलाने की सामर्थ्य रखते हैं। वो स्ट्रेंथ इनके अंदर डेफिनेटली है। करना क्या है, अपने कर्मास को समझना है और ये समझना है कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई हैं और इनके ऊपर कैसे वर्क किया जाए, कैसे कार्मिक तरीके से मैं इन चीज़ों को बैलेंस करूँ। इनको इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस जीवन के अंदर बनी रहती है। अगर हम कहें कि 5th हाउस का स्वामी जो है वो 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो ये त्रिकोण कंप्लीट नहीं हो गया क्या, ये त्रिकोण कंप्लीट हो गया है। 5th हाउस का स्वामी है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, ये त्रिकोण कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वो राशि कौन सी है जिसमें ये त्रिकोण बना है। क्या वो धर्म की राशि है 159, क्या वो अर्थ की राशि है 2610, क्या वो काम की राशि है 3711, क्या वो मोक्ष की राशि है 4812। तो आपको राशि को देखना है, राशि कौन सी है। धर्म की राशि हुई अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा तक जा सकते हैं, अर्थ की राशि हुई तब भी अरेंज मैरिज की तरफ रहते हैं। बट काम अगर और मोक्ष, इन दोनों में से कोई भी राशि आ गई तो फिर वो क्या होगा कि इनको फिर वो उसी तरह का पर्सन चाहिए। मतलब ये फिर वो काम में डिज़ायर्स के अंदर आ जाते हैं, विशेज़ के अंदर आ जाते हैं। और ये प्लैनेट बहुत पावरफुल है, इसीलिए मैंने कहा इसकी राशि कौन सी है। कॉज ये अल्टीमेट पावरफुल प्लैनेट है, इसकी स्ट्रेंथ आप नापिए। ये एक त्रिकोण को कंप्लीट करके बैठा हुआ है, तो त्रिकोण बन रहा है, स्ट्रेंथ में पावरफुल है प्लैनेट। कोशिश क्या रहती है कि काम की तरफ
तरफ जाएँ, डिज़ायर्स की तरफ जाएँ, इच्छाओं की प्रवृत्ति करने की कोशिश करें और वहाँ पर फिर वो उसी तरह के संबंध बनते हुए दिखाई देता है। कॉज़ ये 5th हाउस का स्वामी है, 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, मुझे लगता है फैमिली से भी ईज़िली सपोर्ट आ जाना चाहिए और जो भी ये करना चाहते हैं ये ईज़िली उसे कर पाते हैं। मैरिज के अंदर डिले की संभावनाओं को ये काफ़ी हद तक रोक देता है। रिलेशन भी मल्टीपल रिलेशंस जो है फ्रेम होने की संभावनाएँ बन जाती हैं, कॉज़ वो जो कार्मिक चीज़ें हैं वो इनके साथ बार-बार चलती रहती हैं। कार्मिक टेस्ट तो नहीं होता बट कार्मिक लेसन्स ज़रूर होता है, मतलब इनकी लॉयल्टी को टेस्ट किया जाता है, इनके इमोशंस को टेस्ट किया जाता है, कितने ये ओबीडिएंट हैं इसको टेस्ट किया जाता है, तो वैल्यूज़ को इनको टेस्ट बहुत करना होता है। एंड सोसाइटी से अगर यहीं कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर बैठ गया, कोई प्लैनेट वक्री होकर बैठ गया, तो आप ये समझिए सोसाइटी से डिस्टर्बेंस को नहीं रोका जा सकता। फिर तो क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि सोसाइटी को मुझे अपोज़ करना है। मैंने बहुत चार्ट देखे, उनमें आदमी क्या करता है, सोसाइटी को अपोज़ करने की उसकी इच्छा होती है कि मुझे सोसाइटी को ही अपोज़ करना है, सोसाइटी को मैं चैलेंज करूँगा। तो वो ऐसे संबंधों की तरफ चले जाते हैं जिसमें सोसाइटी जिन्हें अच्छा नहीं मानती। तो ये दो धारी तलवार की तरह वर्क करता है। एक तरफ ये सोसाइटी से एप्रिसिएशन ला सकता है, अगर ये वक्री प्लैनेट हो गया तो फिर वो सोसाइटी को चैलेंज करने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बनती है। फिर वो चैलेंजिंग फेस में रहता है कि मुझे जो है सोसाइटी को चैलेंज इस जीवन के अंदर करना ही करना है। अगर ये 10th हाउस में हो गया, 5th और 10th हाउस का जो संबंध है बहुत शानदार संबंध है। ये एक संबंध है किन भावों के मध्य, ये संबंध है त्रिकोण और केंद्र के मध्य, और ये एक तरह का राजयोग जो है वो फ्रेम करता है। यहाँ पर राजयोग की इंटेंसिटी जो है वो अबोव द पार है, उसकी इंटेंसिटी अबोव द पार है, और ये राजयोग जो है वो आपके प्रोफेशन को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो प्रोफेशन पे तो इसका इन्फ्लुएंस आएगा, उसको हम अगले सेशन में देखेंगे। इस सेशन में हम कार्मिक संबंधों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 5th हाउस का स्वामी 10th हाउस में आके कार्मिक संबंधों को डेफिनेटली एक्टिवेट करता है, और यहाँ पर चैलेंजेस आता है वो कार्मिक संबंधों में, कॉज 5th हाउस का स्वामी अपने से 6th गया है, अपने से वो षडाष्टक संबंध का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कार्मिक रिलेशंस आते हैं, प्रारब्ध के कार्मिक रिलेशंस आते हैं, ऐसे कार्मिक संबंध आते हैं जिनमें आप अपने आप को किसी भंवर जाल में उलझता हुआ पाएंगे, या किसी जाल के अंदर मैं उलझ रहा हूँ। जैसे ही चीज़ आगे बढ़ने वाली होती है, कुछ ना कुछ पार्टनर की तरफ से ऐसा आएगा जो चीज़ों को कहीं स्टैंड स्टिल पे ला के रख देगा। तो ऐसे लोगों की एक क्वेश्चन, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जब हम रिलेशन को चाहते हैं या जब हम किसी को फिक्स कर लेते हैं तो फिर वो आगे टर्न नहीं होता, आगे मतलब वो नहीं चलता। तो ऐसा क्यों होता है, जिसको आप पसंद करें वो आपको ना मिले, ये इस इंडिकेशन से आता है, ये इस व्यवस्था से निकल के आता है। तो यहाँ कार्मिक लेसन है जिसको आपको लर्न करना है, और वो क्या है, एफर्ट देना। दशम भाव को वैदिक ज्योतिष में एफर्ट्स का भाव कहा गया है कि कर्म का भाव है, और कर्म में कहा गया ना, जैसे कि सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्म ही नर पावत नहीं। तो वही व्यवस्था है कि सकल पदार्थ हैं, सब कुछ है आपके आसपास से, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। रिलेशन आसपास से आ सकता है, कनेक्शंस बहुत ईजिली बन सकते हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं वो आपको हेल्प करेंगी संबंधों को बनाने में, बट कर्म ही नर पावत नहीं। तो कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप उसको नहीं पा पाएंगे, ये यहाँ पे व्यवस्था बनती है। तो इसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कॉज ये 10th हाउस के अंदर बन रहा है, मुझे लगता है शानदार कनेक्शन है, सौम्य कनेक्शन है और पावरफुल कनेक्शन है। तो ये मल्टीपल रिलेशंस को भी देता है, कॉज वो आगे नहीं बढ़ते। जब एक आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर आप दूसरे की तरफ जाएंगे, बट ये आपको पैटर्न देखने को मिलेगा कि सब में ही एक पैटर्न जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है। ये क्यों हुआ है, कॉज 5th हाउस और 10th हाउस का संबंध बना है। अगर यही संबंध 5th और 11th हाउस के अंदर, 5th हाउस का स्वामी 11th हाउस के अंदर जाकर काम को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। वैदिक ज्योतिष में 11th हाउस को काम का भाव कहा गया, और यहाँ पर ये किस तरह का काम है, काम क्या होता है, काम आपकी इच्छाएं होती हैं, आपकी डिज़ायर्स होती हैं। काम त्रिकोण होता है 3 7 11। तो 11 के बाद कोई नंबर नहीं है, 11 के बाद कोई नंबर है नहीं, 3 7 11। तो 11 मीन्स काम की पूर्ति। तो ये जीवन क्या है, काम की पूर्ति का जीवन है। यहाँ काम की शुरुआत नहीं होगी, मतलब कोई ऐसा पर्सन आपको नहीं मिलेगा जो अभी अभी मिला है और उसके साथ कोई नई डिज़ायर आप स्टार्ट करेंगे। ये वही पर्सन है जिसको आप पिछले जीवन में भी मिले हैं, जानते हैं, एंड इस जीवन के अंदर आके आप उसके साथ उस डिज़ायर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ह्यूमन लाइफ जो है उसकी एक लिमिट है, उसकी एक एज है, इस बॉडी की एक एज है, उसके बाद ये वर्क नहीं कर पाती है। तो कई बार क्या होता है, आपकी डिज़ायर्स जो है वो अनकम्प्लीट रह जाती हैं, वो कंप्लीट नहीं हुई हैं, और वो अभी भी आपको देखने को मिलेगा आपके पार्टनर के अंदर कि वो मिला है आपको आपकी इच्छाएं, डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए। 5th हाउस और सिटिंग इन द 11th हाउस, तो ये उस काम की स्थिति को दिखाता है। मुझे लगता है कि जैसे ही आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट करते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल करते हैं, अपने गुरु से मिलने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले मेमोरी क्या बैक आएगी, पास्ट लाइफ में पार्टनर के साथ कौन सी ऐसी अधूरी इच्छा है जो रह गई है, ये सबसे पहले बैक में आएगी माइंड में। और यही आप सबसे पहले अपने गुरु से पूछेंगे। गुरु भी हो सकता है आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये आपने एकदम से क्या पूछ लिया। ये सबसे पहला सवाल आपका बन सकता है, बिकॉज ये 5th हाउस 11th हाउस का संबंध है। यहाँ पर आप मल्टीपल रिलेशंस के बारे में कह सकते हैं, यहाँ पर आप एक से अधिक संबंधों के बारे में कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि संबंध जो है वो अर्ली एजेस से ही फॉर्म होने लग जाएंगे, मतलब उसमें समय नहीं लगेगा। रिलेशन मैरिज में टर्न हो, वो एक समस्या का पॉइंट बनता है, कॉज ये जो हाउस है ये शनि की मूल ऊर्जाओं को अपने अंदर रखता है। तो वहाँ पर ये डिले देने की संभावनाएं ये बना के रखता है। अब यहाँ कोई ऐसा प्लैनेट हो जो बहुत जल्दी चलता हो, बहुत फास्ट मूव करता हो, तो बातें अलग है, बट जनरल अमूमन जो होता है डिले की संभावनाएं जो है बनती है, चाहे वो रिलेशन टर्निंग मैरिज हो, चाहे वो मैरिज की बातें हो। दैन 11th हाउस है, कोई ना कोई कर्मा है आपका आपके पार्टनर के साथ। तो ये बात आप जानते हैं कि पार्टनर के साथ किसी तरह का कर्म जो है वो आपका बना हुआ है, तो वो कर्म के
ऊपर आपको इस जीवन के अंदर वर्क करना चाहिए। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर लाइफ है आपकी, ये उस पर्सन को ढूंढने के लिए, मतलब पर्सन को तलाश करने के लिए है। तो आपके भाग्य की चाबी एक ऐसे पर्सन के पास है जिसको आप पिछले जीवन में मिले हैं, जानते हैं, और उसके साथ आपको अपनी इच्छाओं को कंप्लीट करना है। तो जो इच्छाओं की पूर्णता होती है, मतलब आप जैसे कोई नई डिज़ायर लेते हैं, बीट एस्ट्रोलॉजी लर्निंग आपकी डिज़ायर की, एस्ट्रोलॉजी को आपको सीखना है, तो सीखने के स्टार्ट करते ही आपको आपका स्पाउस या पार्टनर देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, जब आप उसके लास्ट स्टेज पे होंगे तब कोई ऐसा पर्सन आपके साथ आके टकराएगा। बिकॉज 11th हाउस के बाद कोई और भाव नहीं बचता डिज़ायर्स का, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाती है। तो जब आप प्रो बन जाते हैं किसी भी वर्क के अंदर, तो आपको आपका पार्टनर आके मिल जाता है। जब आप किसी वर्क के अंदर प्रो बनना चाहते हैं, एडवांस लेवल पर आप जाना चाहते हैं, तब आपको आपका पार्टनर जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप नॉलेज को रखते हैं, तो आपका स्पाउस पार्टनर आप इजीली उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं कि आपको बेसिक्स की तरफ नहीं, एडवांस की तरफ हमेशा 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 रहना चाहिए। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, मतलब इनकी नॉलेज जो होती है एक्सट्रीम होती है। प्रिडिक्शन साइंसेस के अंदर ये होते हैं, 11th हाउस के अंदर कोई भी प्लैनेट आता है, स्पेशली 5th हाउस का स्वामी, प्रिडिक्शन साइंसेस की तरफ वो पर्सन चला जाता है। 12th हाउस के अंदर हो तो वापस से षडाष्टक योग की फॉर्मेशन है, 6-8 योग बन चुका है। 5th हाउस का स्वामी है, 12th में वो चला गया है। 6-8 योग षडाष्टक योग के साथ साथ 12th हाउस जो है वो लिबरेशन और फ्रीडम को दिखाता है। ये किसी भी चीज़ से फ्रीडम चाहता है कि बस ये इस चीज़ के अंदर है, इससे मुझे मुक्ति चाहिए, इससे मुझे फ्रीडम चाहिए। बिकॉज ये 12th हाउस है, 12th हाउस के अंदर कैसे प्लैनेट परफॉर्म करेगा। बिकॉज 5th हाउस का स्वामी 12th हाउस के अंदर आई थिंक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, मतलब इसकी ऊर्जाएँ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव ऊर्जाओं की तरफ से रहना चाहिए। एंड आप ये समझिए कि कार्मिक चीज़ों के ऊपर वर्क करने की आवश्यकता बन सकती है। कार्मिक चीज़ों के ऊपर वर्क करना, कौन सी चीज़ें? कार्मिक चीज़ें, हल्की फुल्की चीज़ें नहीं है, ये कार्मिक चीज़ें हैं। और कार्मिक चीज़ें क्या होती हैं? मतलब कर्मास के 4 तरह के पैटर्न्स होते हैं गाइस। एक प्रारब्ध होता है, संचित होता है, क्रियमान होता है और आगामी होता है। अब आप 3 कर्मास को हटा दीजिए, आगामी मतलब अपकमिंग के ऊपर वर्क करना है, नेक्स्ट लाइफ के ऊपर वर्क करना है। और ये मैंने बहुत लोगों के चार्ट्स में देखा है। 5th हाउस का स्वामी 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, जातक का सवाल ये नहीं होता कि लेफ्ट ओवर क्या है, जातक का सवाल ये होता है कि आगामी क्या है, कि मतलब अब क्या आगे क्या करने वाले हैं, हम फ्यूचर के बारे में कुछ बताइए, फ्यूचर के कर्मास कैसे हैं। अब जो पार्टनर है इसके साथ, मतलब जिस भी पर्सन के साथ तो आप होंगे, तो उसके साथ कोई कर्मास को आप डेवलप कर लेंगे, बिल्ड कर लेंगे। तो वो ये पूछते हैं कि इसकी तरफ मेरा कार्मिक संबंध, कार्मिक चैप्टर खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आपको कब देखने को मिलेगा? 5th हाउस का स्वामी 12th हाउस में। इनका सवाल भी ऐसा ही बनता है, पार्टनर की तरफ जो कार्मिक ऋण था, कार्मिक डेट था, कार्मिक चीज़ें थी, वो खत्म हुई हैं या नहीं हुई हैं, या फिर आने भी समय में भी हमको संघर्ष करना है। और सेकंड सवाल हो सकता है कि पार्टनर वापस जीवन के अंदर आएगा। ये 7th हाउस, 12th हाउस, 5th हाउस में जब भी संबंध बनता है, सवाल हो सकता है कि क्या वो पर्सन लौट के जीवन में आएगा, या सवाल हो सकता है कि क्या कुछ ऐसा होगा जो मुझे वापस से मेरे स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ कनेक्ट कर देगा। तो जो ब्रेक होते हैं वो इनको इतना गहरे स्तर पे चोट पहुंचाते हैं, इतने गहरे स्तर पे चोट पहुंचाते हैं कि इनका सवाल ये बन जाता है क्या कोई रिटर्न हो सकता है या नहीं हो सकता है। चाहे वो दारा कारक हो 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ, चाहे वो 5th हाउस का स्वामी हो, चाहे वो 7th हाउस का स्वामी हो, कंसर्न क्या बनता है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। या 5th हाउस का स्वामी है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको कि ये कार्मिक संबंध है। अगर ये दारा कारक होता तो हो सकता है वो कार्मिक संबंध नहीं होता, बिकॉज दारा कारक कर्मास को इतना इंगित नहीं करता, बट 5th हाउस करता है। 5th हाउस पास्ट को दिखाता है, तो वो लेयर बदल गई, बट बेसिक स्ट्रक्चर वही है कि रिटर्न ऑफ द एक्स या रिटर्न ऑफ द पास्ट पार्टनर है या नहीं है, और उसकी तरफ मेरे जो डेट हैं कार्मिक वो ख़त्म हुए हैं या नहीं हुए। ये इनका सवाल कंसर्न बन सकता है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी कंसर्न हो, तो फील फ्री टू मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम, एंड प्लीज़ follow us on the Instagram, follow us on the Facebook profile. Guys, believe me, if you do follow us on Insta, FB or the YouTube program, that will bring you closer and closer to true Vedic astrology, to us, and definitely got too much plans. I got lot, believe me, I got lot, be it the content or be it the programs for you. So better do follow, like, share, subscribe, be connected, and let me know your concerns so we address them the real time. Thanks for